दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन वार के शुरू होने से पहले तुर्की मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बना फिरता था और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को लोग एक हीरो की तरह देखते थे। पर इजराइल फिलिस्तीन की जंग जब से स्टार्ट हुई है तब से सब कुछ बदल गया है। लोगों ने देखा कि तुर्की भी अरब देशों की तरह अमेरिका और इजराइल की गुलामी में ही लगा रहा और अजरबैजान, जो कि खुद एक मुस्लिम बाहुल्य देश है और इजराइल का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है, तो अजरबैजान से इजराइल के लिए जो ऑयल एंड गैस आती थी वो तुर्की के रास्ते ही आती है और आज भी आ रही है। हालांकि तुर्की के एर्दोगान ने इजराइल के खिलाफ 2-4 बयान जरूर दिए, लेकिन ऐसे बयान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने भी दिए हैं। आंकड़ों के हिसाब से तुर्की इजराइल से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन कोई भी इस जंग के बीच में पड़कर फिलिस्तीन के निर्दोष और बेगुनाह लोगों को इजरायली जेनोसाइड से बचाने का काम नहीं कर रहा है, सिवाय चंद देशों ईरान, लेबनान और यमन के। इनका कोई डायरेक्ट मतलब न होने के बाद भी इन्होंने इजराइल के खिलाफ इस जंग में कूदकर अपने ऊपर भी एयर स्ट्राइक्स करवा ली, पर फिलिस्तीन के लोगों का साथ दिया। इजराइल और अमेरिका के डर में ऐसा दूसरे देश नहीं कर सके, लेकिन अब तुर्की को ये डर सताने लगा है कि कहीं इजराइल उसके ऊपर भी हमला न कर दे। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर यासर गुलेर ने ये बात कही है। तुर्की टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्री यासर गुलेर ने इजराइल को एग्रेसिव बताते हुए कहा है कि ये जंग कई देशों में ऑलरेडी फैल चुकी है। इजराइल किसी भी देश की सॉवरेनिटी की परवाह किए बिना उसके ऊपर उसकी राजधानी में एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, क्योंकि उसे अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी जैसे देशों का फुल सपोर्ट हासिल है और ये देश उसे हथियार भी लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। आने वाले समय में वो तुर्की के ऊपर भी हमला कर सकता है अगर ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले लेती है, जैसा कि इतिहास में पहली जंगों में हुआ है। तो इजराइल तुर्की पर हमला करने में जरा भी परहेज नहीं करेगा और इसीलिए रक्षा मंत्री यासर गुलेर ने कहा कि हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। अब दोस्तों, क्या वाकई में तुर्की इजराइल का मुकाबला कर सकता है? आंकड़े क्या कहते हैं, चलिए इन पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, तुर्की ने पिछले कुछ दशकों में अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर लाने का काम किया है। दूसरी तरफ इजराइल अमेरिका, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम जैसे ताकतवर देशों का एलाई है और यहाँ से उसे लगातार बड़े और ताकतवर हथियार फ्री में मिलते हैं। तुर्की एक नाटो एलाई है, इसके बावजूद वो अपनी इंडिपेंडेंट डिफेंस स्ट्रेटेजी को एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है और इस बार की रैंकिंग में उसे दुनिया का 8वां सबसे ताकतवर देश बताया गया है। वहीं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक इजराइल 17वें नंबर पर आता है। तो आंकड़ों के मुताबिक रैंकिंग का काफी ज्यादा फर्क है। तुर्की देश की सेना में 3,55,000 एक्टिव सैनिक हैं और 3,78,000 के करीब रिजर्व सैनिक हैं। वहीं इजराइल के पास 1,70,000 एक्टिव और 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं और जब से इजराइल फिलिस्तीन और फिर लेबनान के साथ जंग लड़ रहा है, उसके हजारों की संख्या में सैनिक मारे जा चुके हैं और दसियों हजार सैनिक इस तरीके से घायल हैं कि वो दोबारा कभी जंग नहीं लड़ सकते। आजकल की जंगों में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एयरफोर्स। तुर्की की एयरफोर्स भी काफी ज्यादा ताकतवर है। तुर्की को जब अमेरिका ने अपने लेटेस्ट फाइटर जेट F-35 को देने से इनकार कर दिया, तो तुर्की ने अपने ऐसे ही एक फाइटर जेट पर काम स्टार्ट किया और अब उसने बनाकर तैयार कर लिया है TFX कान फाइटर जेट, जिसे तुर्की 5th जनरेशन फाइटर जेट बताता है। ये दुश्मन के रडार में नजर आए बिना उसके ऊपर हमला कर सकता है और F-35 को टक्कर देने की कैपेबिलिटी रखता है। तुर्की के पास 1000 से भी ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 205 फाइटर जेट्स हैं। तुर्की के पहले के फाइटर जेट्स को उसने अमेरिका से ही लिया है, लेकिन जो कान फाइटर जेट है उसे उसने खुद से डेवलप किया है। इजराइल के पास 612 मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से F-35 लाइटनिंग 2 और F-16 जैसे फाइटर जेट्स शामिल हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट कहा जाता है। इन सभी को जाहिर सी बात है अमेरिका ही बनाता है और फिर इजराइल को देता है। इन्हीं का इस्तेमाल करके इजराइल निर्दोष लोगों पर एयर स्ट्राइक करके जेनोसाइड को अंजाम दे रहा है। अब दोस्तों, बात की जाए ड्रोन्स की, जो कि इस टाइम के मिलिट्री वारफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो तुर्की को ड्रोन्स बनाने में एक्सपर्ट माना जाता है और इसे ड्रोन सुपर पावर भी कहा जाने लगा है। तुर्की के बैरक्टर TB2 और एनका ड्रोन्स दुनिया भर में मशहूर हो गए हैं, खास करके जब से रशिया और यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ है तब से। क्योंकि तुर्की नाटो एलाई है, तो उसने यूक्रेन को अपने बहुत से ड्रोन्स दिए। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ कई बार किया है, जिससे रशिया को काफी डैमेज भी पहुंचा था। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लैंड पावर की। तो तुर्की की जो ग्राउंड स्ट्रेंथ है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके टैंक्स। तुर्की के पास 2231 मिलिट्री टैंक्स हैं, जिनमें अल्ताय MBT जैसे बेहद एडवांस टैंक शामिल हैं। अल्ताय को एक वर्ल्ड क्लास मेन बैटल टैंक कहा जाता है, जो इजराइल के पास मौजूद मरके
केवा टैंक का कॉम्पिटिटर है। आर्मर्ड व्हीकल तुर्की के पास 55,000 के करीब हैं और इस लिहाज से उसकी लैंड फोर्स जमीनी लड़ाई के लिए एकदम तैयार है। वहीं इजराइल के पास 1370 टैंक्स हैं जो कि तुर्की के तकरीबन आधे हैं। इनमें से बहुत से टैंक्स को लेबनान का हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में हमास डिस्ट्रॉय भी कर चुका है, इसलिए लेटेस्ट नंबर ऑफ टैंक्स फिलहाल अननोन है। 43,000 के करीब तुर्की के पास आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। इनमें से भी बहुत से लेबनान और फिलिस्तीन में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। दोनों ही चीजों के लिहाज से इजराइल की आर्मी यहाँ पर भी तुर्की से कमजोर नजर आती है। अब बात करते हैं मेडिटेरेनियन सी में डोमिनेंस की, क्योंकि इजराइल और तुर्की दोनों ही के पास मेडिटेरेनियन सी पड़ती है जो कि दुनिया के बेहद इंपॉर्टेंट समुद्री रास्तों में से एक है। यूरोप और एशिया को कनेक्ट करती है। तुर्की के पास इस मेडिटेरेनियन सी में अपनी टेरिटरीज को सुरक्षित रखने के लिए 186 शिप्स मौजूद हैं, जिनमें 12 सबमरीन, 16 फ्रिगेट्स हैं। इनका इस्तेमाल करके तुर्की अपने बॉस्फोरस स्ट्रेट को चोक कर सकता है, जिससे दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है। तुर्की ने भी हाल ही में TCG अनादोलू नाम के एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप को डेवलप किया है, जिससे उसकी नेवल पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। इजराइल के पास सिर्फ 67 शिप्स हैं, जिनमें से 5 सबमरीन और 7 कॉर्वेट्स हैं। इजराइल अपनी नेवी का ज्यादातर यूज गाजा पट्टी को समुद्री रास्ते से घेरने के लिए करता है और गाजा पट्टी के लोगों को समुद्र से ज्यादा दूर नहीं जाने देता, ताकि वो समुद्र के रास्ते कोई हथियार न ला पाए। दोस्तों, डिफेंस इंडस्ट्री आजकल पावर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि मिलिट्री रिसोर्सेज और हथियारों के लिए जो देश अपने ऊपर जितना ज्यादा डिपेंड है वो उतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तुर्की और इजराइल दोनों ने ही अपने अंदर डिफेंस इंडस्ट्री को काफी ज्यादा डेवलप किया है और बहुत सारे हथियार खुद से बनाने की कोशिश करते हैं। तुर्की के पास बैकर डिफेंस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ड्रोन्स को बनाया और पूरी दुनिया में सेल किया। बैरक्टर TB2 और अकिंची ड्रोन्स काफी ज्यादा फेमस हैं। इसके अलावा तुर्की ने अब तो कान जैसे फाइटर जेट्स को डेवलप कर लिया है, जबकि दुनिया में केवल 2-4 देश ही ऐसे हैं जो खुद से 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इनमें से एक है अमेरिका, एक रशिया, एक चाइना और अब एक है तुर्की। इजराइल यूं तो डिफेंस टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा डेवलप कर रहा है, लेकिन लार्जली वो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के पश्चिमी देशों पर ही डिपेंड है। दोस्तों, बात की जाए मिलिट्री बजट की तो तुर्की के पास $40 बिलियन का मिलिट्री बजट है, जबकि इजराइल का मिलिट्री बजट $24.4 बिलियन का है। और इस तरीके से अगर हम ओवरऑल देखें तो तुर्की इजराइल से काफी ज्यादा आगे नजर आता है। उनकी आर्मी में ज्यादा जवान है, फाइटर जेट्स ज्यादा हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के पास ज्यादा काबिलियत है और मिलिट्री बजट भी काफी ज्यादा है। तुर्की नाटो का भी मेंबर है जो इजराइल नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर तुर्की और इजराइल की लड़ाई हो जाए तो तुर्की को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आंकड़े सिर्फ इजराइल के हैं, जबकि इजराइल की मदद के लिए अमेरिका पूरे तौर पर तैयार रहता है और अमेरिका के पास जो हथियार मौजूद हैं एक तरीके से वो सभी इजराइल के लिए हाजिर हैं। ऐसा ही यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी। भले ही तुर्की नाटो का सदस्य हो, पर इजराइल के साथ जंग में उसका साथ देने से परहेज करेंगे। अब इसे आप पश्चिमी देशों की दोगली पॉलिसी कह लीजिए या फिर इजराइल के साथ उनके मजबूत रिश्ते, पर रियलिटी यही है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।